लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम हो चुके हैं और ये इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो चलिए सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज़ ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, समष्टि अर्थशास्त्र में किस विचार का अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि का मतलब हम जानते हैं, समष्टि का मतलब होता है समग्र। तो यहाँ ऑप्शन आपका पहला है व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत और राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत निवेश। तो इसमें जितने भी व्यक्तिगत ऑप्शन करके दिए हुए हैं वो आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें समग्र का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा आपका राष्ट्रीय आय। ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसमें सेकंड है, उत्पादन की दृष्टि से दीर्घकाल वह अवधि है जिसमें, अब उत्पादन की दृष्टि से अब दीर्घकाल क्या होता है और अल्पकाल क्या होता है। अल्पकाल वह अवधि होती है जिसमें हम साधन के सभी साधनों को क्या करते हैं, उत्पादन के सभी साधनों को इसमें स्थिर रखते हैं और केवल एक साधन को हम बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है। जबकि दीर्घकाल में क्या होता है कि हम उत्पादन के सारे साधनों को बढ़ा घटा सकते हैं। तो इसमें दीर्घकाल पूछा हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका सही, ऑप्शन ए है, उत्पादन के केवल एक साधन को बढ़ाया जा सकता है। ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऐसा अल्पकाल में होता है। सेकंड है, उत्पादन के केवल परिवर्तनीय साधन को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा भी नहीं होता कि केवल वेरिएबल कॉस्ट को ही बढ़ाया जाता है। थर्ड है आपका, उत्पादन के परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय सभी साधनों को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर आपका थर्ड होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपए के नोट पे सब जानते हैं, जैसे कि आरबीआई नोट प्रिंट करने का काम करती है। तो जनरली इसका लोग आंसर 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं तो लगा देते हैं कि केंद्रीय बैंक के गवर्नर होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, वित्त सचिव। ठीक है। लास्ट में मैंने 1 रुपए का नोट भी इसमें ऐड कर दिया, आप देख लीजिएगा, सिग्नेचर कंफर्म हो जाएगा आपको। ठीक है। और लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, यदि किसी व्यक्ति को की आय शून्य हो तो उसका उपभोग स्तर क्या होगा। अब किसी व्यक्ति की आय इसमें शून्य कर दी जाती है तो उसका उपभोग स्तर क्या होगा, चलिए इसको देख लेते हैं हम। तो कोई भी व्यक्ति है, इसको जनरली फॉर्म में हम समझ सकते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा है, तो वो अगर इनकम नहीं करता है तो उसका कुछ ना कुछ तो कंजप्शन होता होगा, मीन्स कंजप्शन पे कुछ ना कुछ तो एक्सपेंडिचर होगा ही। ठीक है। तो उसी तरीके से किसी भी व्यक्ति का जो कंजप्शन होता है वो कभी शून्य नहीं होगा। आय शून्य हो सकता है लेकिन कंजप्शन शून्य नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे बेसिक नीड्स में आते हैं, वो हमें नेसेसरी है हमारे लिए। ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका शून्य, न्यूनतम, ऋणात्मक और अधिकतम। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका होगा आपका न्यूनतम। नेक्स्ट है, मजदूरी होती है। अब मजदूरी क्या होती है, स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, अवसर लागत। ये स्पष्ट लागत में वे सभी मौद्रिक लागत आते हैं, मीन्स कि जिसको हम पैसे के फॉर्म में देते हैं। ठीक है। वो स्पष्ट लागत कहलाएगी। और स्पष्ट लागत ऐसी लागत होती है जो, जैसे कि एंटरप्रेन्योर है, वो खुद के परिश्रम को, मीन्स खुद के परिश्रम का उसका पुरस्कार एक तरीके से बोल सकते हैं इसमें। जैसे कि आप अगर कोई शॉप वगैरह चलाते हो तो क्या आप खुद को पेमेंट करते हो, नहीं, आप वहाँ जितने स्टाफ रखोगे आप उसको पेमेंट करोगे। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अस्पष्ट लागत। तो इसका आंसर क्या होगा, मजदूरी क्या हो गई है, स्पष्ट लागत होगी, क्योंकि हम किसी को पे करते हैं मनी फॉर्म में। नेक्स्ट है शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको कैसे निकालते हैं, इसका आंसर होगा आपका जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, इसमें करते हैं। अब ये मूल्यह्रास क्या होता है, अब इसको भी देखना पड़ेगा कि जीडीपी तो हमें पता है जीडीपी क्या होता है, ये हमारे इकॉनमी की ग्रोथ को इंडिकेट करता है। और इसमें मूल्यह्रास है जो,
मूल्यह्रास जैसे कि किसी भी आप मशीनरी वगैरह या कैपिटल गुड्स जो भी हैं उसका आप यूज करते हैं, तो उसको कई वर्षों तक मीन्स यूज करने से उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ी घिसावट आ जाती है, जिसको घिसावट उसी घिसावट को ही पूरा करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए जो लागत आती है वो हमारी क्या कहलाएगी, मूल्यह्रास कहलाएगी। ठीक, नेक्स्ट है इसमें आपका 7th क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मद केंद्रीय सरकार की व्यय का मद नहीं है। कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा मद है जिसपे सरकार एक्सपेंड मीन्स पैसे खर्च नहीं करती है। तो आप देखते हो कि इसमें पहला है ब्याज अदायगियाँ, ये तो गवर्नमेंट को करना ही करना है। सेकंड है प्रमुख उपादान, उपादान लाइक सब्सिडी वगैरह होती हैं तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती ही है, उस पर उनके खर्चे है ही। नेक्स्ट है इसमें रक्षा व्यय, तो ये गवर्नमेंट के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता, ये गवर्नमेंट का ही काम है। अब 4th ऑप्शन बचता है आपका ऋण वसूली ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि होती है। अब वार्षिक बजट की फाइनेंशियल ईयर है वही, ये तो सबको पता होना चाहिए भाई, ये जनरली चीज़ें हैं। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च ये होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन व्यापार संतुलन का घटक है। अब व्यापार जहाँ जहाँ टर्म आपको व्यापार मिलेगा तो आप समझ लोगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है, आयात निर्यात की बात हो रही है। तो इसमें क्या ऐसे मीन्स घटक हैं जो उसका संतुलन करते हैं। तो इसमें विदेशी ऋण है, प्रत्यक्ष निवेश है, वस्तुओं का आयात है, अंतरण भुगतान है। तो आप इसका आंसर लगा दोगे वस्तुओं का आयात। नेक्स्ट है इसमें अदृश्य निर्यात का अर्थ है निषिद्ध वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात, पूंजी का निर्यात। अदृश्य मतलब कि जो चीज़ें दिखाई ना दे, जो वस्तु के फॉर्म में ना हो, जो गुड्स के फॉर्म में ना हो, तो अदृश्य फॉर्म आखिर होता क्या मीन्स अदृश्य में आप किसी को जैसे बैंकिंग सेक्टर से आपको सर्विस मिलती है तो क्या आप उसको देख सकते हो, अपने पास रख सकते हो, आप केवल उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है, तो अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, सेवाओं का निर्यात। तो ये रहे इसके एमसीक्यूज 10 एमसीक्यूज, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और इसमें कुछ क्वेश्चन है तो ये तो शॉर्ट टाइप में है, अगर आप चाहेंगे तो फिर इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अभी आज की वीडियो में बस एमसीक्यूज। और ये आपके लास्ट में रहा आपका 1 रुपए का नोट। ठीक है, तो देखिए 1 रुपए के नोट पे आखिर किसका सिग्नेचर होता है। देखा, वित्त सचिव का, फाइनेंस सेक्रेटरी का, नॉट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू। फिर मिलते हैं।